हेलो बच्चों, तो मैं मनीष सिंह आप सभी लोगों का लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पी ब्लॉक का नेक्स्ट ग्रुप नंबर 16 सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग वर्ग 16 के बारे में बात करेंगे। जो वर्ग 16 के तत्व हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इनमें कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तत्व या एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं वर्ग 16 में। ठीक है, तो इसमें जो तत्व होते हैं बच्चों वो होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और होता है बच्चों पोलोनियम। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन का सिंबल होता है बच्चों O, सल्फर का होता है S, सेलेनियम का होता है Se, टेल्यूरियम का होता है Te और पोलोनियम का होता है Po। ये इसका सिंबल है। ठीक है, इसको आप अगर ट्रिक से याद करना चाहो तो ट्रिक से आप याद कर सकते हो ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये इसका ट्रिक है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से तत्व हैं बच्चों। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक है, इसी को आप ग्रुप 16 एलिमेंट्स कहते हो। क्या बोलते हो बच्चों? तो इसी को आप बोलते हो ग्रुप 16 एलिमेंट। ठीक, यह बच्चों पी ब्लॉक का तत्व है, यह आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है। ठीक है, और इन सभी तत्वों को आप चैल्कोजेन भी कहते हो। क्या कहते हो बच्चों? चैल्कोजेन परिवार के तत्व कहते हो। चैल्कोजेन, या इसी को आप ऑक्सीजन परिवार का तत्व बोलते हो, या आप इसी को बोलते हो बच्चों ऑक्सीजन परिवार का तत्व। ठीक है, वर्ग का पहला सदस्य है ऑक्सीजन, इसीलिए इसे आप ऑक्सीजन परिवार का तत्व भी कहते हो, ऑक्सीजन परिवार का तत्व। ठीक है, तो आप इसे नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो ये हो गया, इसी को ग्रुप 16 एलिमेंट्स या फिर पी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। ठीक है, और इसी को चैल्कोजेन परिवार या ऑक्सीजन परिवार का तत्व कहा जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं बच्चों इसके बाद इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। ठीक है, हम बात करेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, जो वर्ग 16 में तत्व हैं। ठीक है, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूं और अब हम सीखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये इसी को आप बोलते हो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी को आप बोलते हो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब किस प्रकार से करेंगे। इसके लिए सबसे पहले फिर से हम तत्व का नाम लिखते हैं कि आपको बिल्कुल याद हो जाए। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और क्या था पोलोनियम। इस बार हम सिंबल लिखेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। सबका परमाणु संख्या लिखिए बच्चों। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। इस 8 में आप 8 और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 16। इस बार आप 18 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 34। और इस बार फिर 18 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 52। और इस बार आप 32 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों? 84। ठीक है, तो 8, 16, ये छोटा है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। 16, ये 8, 16, 34, 52 और 84। ठीक है, तो यह है इसका परमाणु संख्या। अब सबका क्या करेंगे बच्चों आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले हम इसको भरेंगे कहाँ पे? हीलियम में। तो हीलियम का मतलब है 1s2 तक हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे 2s2 और 2 पे क्या लिखोगे बच्चों? 4। तो देखो 2, 2, 4, 4, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इसका आप लिखोगे बच्चों नियॉन, फिर ये हो जाएगा 3s2 और ये लिखोगे बच्चों 3p4। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है। 10, 2, 12, 4, 16। ठीक, यहाँ पे है बच्चों आर्गन, और आर्गन जब भी आप लिखते हो बच्चों इसके बाद आप लिखते हो 3d10। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3d10 में। 3d10
ये हो जाएगा 4s2 और 4p कितना बच्चों 4, ठीक है। तो 18, 10, 28, 2 30 और 4 34। नेक्स्ट है बच्चों, इसके बाद आप लिखोगे क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन 36 तक होता है। तो इसके बाद यहाँ 3D है बच्चों, तो यहाँ पे आप लिखोगे 4d10, ये हो जाएगा 5s2 और ये हो जाएगा 5p4, ठीक है। तो 36, 10, 46, 2 48 और 4 52 इलेक्ट्रॉन तक हो गया, ठीक। इसका लिखेंगे बच्चों जिनॉन, और जिनॉन का होता है परमाणु संख्या 54। जिनॉन का कितना होता है बच्चों 54। तो ये जिनॉन हो गया। यहाँ लिखोगे आप 4f14, 5d10, उसके बाद होता है बच्चों 6s2 और 6p4, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, इसका ऑक्सीजन का क्या होगा हीलियम 2s2 2p4, इसका नियॉन 3s2 3p4। एक अगर आप समझ लिए तो बाकी बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा सेलेनियम का 3d10 4s2 4p4। अगर आप केवल यह लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होगा। देखिए 18, 2, 20 और 4 24, तो इसलिए आपको 3d10 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों 36 इलेक्ट्रॉन, 10 46, 2 48, 4 52। तो यहाँ लिखोगे आप 4d10, यहाँ 5s2 और 5p4। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 4f14, फिर 5d10, 6s2 और 6p4, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हम बोल सकते हैं कि जो वर्ग 16 के तत्व हैं बच्चों, इनका जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2 और NP4 होता है। क्या होता है बच्चों NS2 NP4। N आपका क्या है, तो N सेल की संख्या, कोषों की संख्या, ठीक है। तो हम लिखेंगे वर्ग 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप क्या बोल देंगे बच्चों, वर्ग 16 के तत्वों का, वर्ग 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों, तो हम बोलेंगे NS2 NP4 होता है, NS2 NP4 होता है, ठीक है बच्चों। ये N जो है यह इसका क्या है, तो N इसका कोष है, ठीक है, कि किस कोष में यह जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यह दूसरे आवर्त में जाता है तो 2 है, ये तीसरे आवर्त में जा रहा है, यह चौथे आवर्त का है, यह 5वें आवर्त का, और यह 6वें आवर्त का तत्व है, ठीक है। हमने क्या बोला है, यहाँ 2 लिखा है, मतलब ये दूसरे आवर्त का तत्व है, यह तीसरे आवर्त का, ठीक है, 3rd पीरियड का, यह चौथे आवर्त का, इसका आवर्त 5 और इसका आवर्त क्या है बच्चों 6 है, ठीक है। तो यह हो गया किसके बारे में हमने देखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वर्ग 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर से मैं बता देना, वर्ग 16 के तत्वों को चैल्कोजेन परिवार के भी तत्व कहते हो। आप क्या बोलते हो, चैल्कोजेन परिवार के तत्व कहा जाता है, ठीक है। इस चैल्कोजेन का मतलब होता है बच्चों ओर्स बनाने वाले, जो अयस्क बनाने वाले तत्व होते हैं उन्हीं को आप चैल्कोजेन परिवार कहते हो, ठीक है। अयस्क बनाने वाले जो तत्व होते हैं, ठीक है, ओर फॉर्मिंग या अयस्क बनाने वाले तत्व जो होते हैं, अयस्क बनाना, इसका मतलब होता है अयस्क बनाना। तो जो अयस्क बनाने वाले तत्व होते हैं उसे को आप क्या बोलते हो बच्चों, चैल्कोजेन परिवार के तत्व कहते हो, ठीक है। तो यह हो गया किसके बारे में बच्चों, ग्रुप 16 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हमने देखा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक। 16 के तत्व में बच्चों उसकी उपलब्धता, उपलब्धता क्या है, ये इसी को आप बोलते हो बच्चों अकरेंस, ठीक है। एक एक करके हम देखेंगे कि इसका क्या अकरेंस है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करेंगे बच्चों, हम बात करेंगे किसकी, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है पूरे भूपर्पटी में, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। तो ऑक्सीजन क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे पहला पॉइंट ऑक्सीजन कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट या भूपर्पटी, ठीक है, में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, ठीक है बच्चों। यह हो गया। दूसरा पॉइंट आप बोल सकते हो बच्चों इस ऑक्सीजन के बारे में कि जो आपका ऑक्सीजन है यह 46% तक पाया जाता है आपका अकेले, ठीक है, 46% तक पाया जाता है आपका अर्थ क्रस्ट में। कितना परसेंट, तो 46% तक पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। दूसरा जो शुष्क वायु होता है बच्चों, शुष्क वायु में भी ऑक्सीजन 21% तक उपस्थित होता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट शुष्क वायु जो होता है, शुष्क वायु में ऑक्सीजन 21% तक उपस्थित होता है। क्या होता है बच्चों, 21% तक उपस्थित होता है, ठीक है। ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट किसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है बच्चों। अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर आपका अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत कम 0.1% तक पाया जाता है, ठीक है। सल्फर की अगर हम बात करें
तो सल्फर अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या होगा 0.1% तक पाया जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसको सल्फर के बारे में। आया समझे? तो ऑक्सीजन जो होता है अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, 46% तक पाया जाता है। शुष्क वायु में ऑक्सीजन 21% तक उपस्थित होता है। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों सल्फर के बारे में। ठीक है, सल्फर नेक्स्ट है बच्चों सल्फर के बारे में। अब सल्फर की बात करें तो अर्थ क्रस्ट के अंदर यह 0.1% तक पाया जाता है। ठीक है, बहुत कम। तो बोलेंगे सल्फर अर्थ क्रस्ट में 0.1% तक उपस्थित होता है या उपस्थित है। ठीक है, यह हो गई बात। ठीक, बहुत कम होता है। दूसरा पॉइंट बच्चों, सल्फर जो है कुछ सल्फेट के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, सल्फेट के फॉर्म में पाया जाता है। तो बोलेंगे सल्फर, ठीक है, सल्फेट यौगिक के रूप में प्राप्त होते हैं। सल्फेट यौगिक के रूप में या सल्फेट के अयस्क बोल सकते हो। ठीक है, सल्फेट अयस्क के रूप में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आपका जिप्सम। ठीक है, जैसे बच्चों आपका जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो CSO4 इंटू में 2H2O। ठीक है, तो यह हो गया बच्चों आपका जिप्सम। ठीक है, इसी तरह से आपका इप्सम लवण होता है। एक होता है बच्चों इप्सम लवण, जिसको आप इप्सम साल्ट भी बोलते हो। यह बच्चों होता है MgSO4 इंटू में 7H2O। ठीक है, तो यह भी आपका है बच्चों इप्सम लवण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह है बच्चों आपका बेराइट, यह है बच्चों BeSO4। ठीक है, दूसरा है बच्चों गैलेना के रूप में मिलता है, गैलेना। ठीक है, गैलेना में पाया जाता है। तो गैलेना का फार्मूला होता है बच्चों PbS। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों जिंक ब्लेंड, इसको आप बोलते हो ZNS। जिंक ब्लेंड को क्या बोलते हो? ZNS के रूप में आपको मिल जाता है सल्फर। ठीक है, तो हमने क्या क्या बोला बच्चों, सल्फर कुछ सल्फेट के अयस्कों के रूप में, जैसे CSO4 2H2O। ठीक है, जिप्सम, इप्सम लवण MgSO4 7H2O, बेराइट BeSO4, ये सब अयस्क होते हैं सल्फर के। ठीक है, गैलेना PbSO4, जिंक ब्लेंड ZNS। ठीक है, और कॉपर पायराइट। दूसरा एक और है बच्चों कॉपर पायराइट, CuFeS2 कॉपर पायराइट आप बोलते हो। ठीक है, तो यह सल्फर के रूप में पाया जा रहा है। आए बात सुनिए, सल्फर कुछ और भी रूपों में पाया जाता है, जैसे आपका अंडों में मिलता है, लहसुन में मिलता है, प्याज में मिलता है, ऊन में मिलता है। ठीक है, तो इन सभी में भी सल्फर आपका पाया जाता है। सल्फर ऊन, प्याज, कॉमन लहसुन तथा अंडों में भी पाया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं सेलेनियम और टेलुरियम की। ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चों सेलेनियम व टेलुरियम। वो किसकी बात करेंगे बच्चों? टेलुरियम। ठीक है, तो जो आपका सेलेनियम और टेलुरियम होता है बच्चों, यह सल्फाइड अयस्कों के रूप में मिलता है। किस रूप में? सल्फाइड अयस्कों। तो लिखेंगे यह सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आपका लास्ट है पोलोनियम के बारे में। तो नेक्स्ट है आपका पोलोनियम। तो पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। तो हम लिखेंगे यह एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। ठीक है, यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। यह रेडियो एक्टिव तत्व होता है। यह रेडियो एक्टिव तत्व होता है, यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है बच्चों,
इसके बाद हम बात करेंगे परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या की, ठीक है, कि परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है वर्ग 16 के तत्वों में। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करेंगे परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या इसी को हम बोलते हैं बच्चों एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो हम कहेंगे परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या बच्चों वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। तो अगर मैं बोलूं कि यह अगर ऑक्सीजन है तो यह साइज किसकी है? सेलेनियम, सल्फर। यह ऑक्सीजन है तो यह सल्फर, यह क्या बच्चों? सेलेनियम, यह टेल्यूरियम, तो यह क्या आपका? पोलोनियम। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे अगर यह ऑक्सीजन है तो यह सल्फर, यह सेलेनियम, यह टेल्यूरियम और यह क्या है बच्चों? पोलोनियम। ठीक है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु त्रिज्या का मान, परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि कोषों की संख्या भी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे लिखेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, तो यह क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट। तो हम लिख सकते हैं वर्ग में जैसे जैसे हम ऊपर के नीचे, यह अगर ऑक्सीजन है तो यह सल्फर, यह सेलेनियम, यह टेल्यूरियम, तो यह क्या बच्चों? पोलोनियम। ठीक है, तो वर्ग में जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आएंगे वैसे वैसे क्या होगा? परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ेगा। तो हम लिखेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर, नीचे की ओर बढ़ने पर या जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान, परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? तो आप लिखेंगे क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे क्योंकि कोषों की संख्या, कोष बढ़ता है तो लिखेंगे क्योंकि कोषों की संख्या क्या होती है बच्चों? बढ़ती है। ठीक है, तो यह कॉन्सेप्ट हो गया किसके बारे में? वर्ग से ऊपर के से नीचे की ओर आने पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों अगर आवर्त में हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तब परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि जब भी वर्ग में हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, आवर्त में जब भी हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पे परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या का मान घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। ठीक है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्यों? क्योंकि कोषों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है, तथा जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है बच्चों? यहाँ पे कम होता है, घट जाता है, जेड इफेक्टिव का मान घट जाता है। जबकि जब हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? घटता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है आयनन एंथैल्पी। इसी को बोलते हो बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हो बच्चों? तो इसी को आप बोलते हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आयनन एंथैल्पी होता क्या है। ठीक, तो देखते हैं बच्चों आयनन एंथैल्पी किसको कहते हैं। तो बाह्य कोश से, जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन है, कोई भी बाह्य कोश का गैसीय परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की क्या होती है बच्चों? रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को, बाह्य कोश के गैसीय इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही आपका क्या कहलाता है? आयनन एंथैल्पी। ठीक है, तो वर्ग में जब भी हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है बच्चों? क्या होता है? घटता है। ठीक है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि आपको पता है कि कोषों की संख्या बढ़ती है, आकार बढ़ता है, और जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा, और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश न्यूक्लियस से बाह्य इलेक्ट्रॉन का कम होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें ऊर्जा की आवश्यकता क्या होगी बच्चों? कम लगेगी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन जितना पास होता है उसको निकालने में उतना ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, और जो जितना दूर होता है नाभिक से वहां पे जो
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो उतना कम होता है, जिसके वजह से उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों आयनन एंथैल्पी के बारे में? तो पहला पॉइंट बोलेंगे वर्ग की अगर बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? घटता है। ठीक है, तो वर्ग में आयनन एंथैल्पी का मान ऊपर से नीचे की ओर जब आते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है बच्चों? एंथैल्पी का मान घटता है। मान क्या होता है? घटता है। आए बच्चों समझ में? आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? घटता है। यहाँ पे साइज क्या होता है बच्चों? तो साइज घटता है, आकार क्या होता है? घटता है। और जब आकार घटेगा तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम बोलेंगे आवर्त की ओर जाने पर और बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है बच्चों? मान बढ़ता है। ठीक है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर घटता है और जबकि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। ठीक है, फिर से समझिए, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है बच्चों? घटता है, क्योंकि आकार बढ़ता है। ठीक है, और बाएं से दाएं की ओर जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, क्योंकि उसका आकार क्या होता है बच्चों? घटता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, तो अगर यह मेरे पास वर्ग 15 है, अगर मैं बोलूँ यह वर्ग 15 है और यह वर्ग 16 है, ठीक है, इसका मतलब हम किधर से किधर की तरफ जा रहे हैं? बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं। और अभी हमने बोला कि बाएं से दाएं की ओर जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। इसका मतलब वर्ग 16 का मान अधिक होना चाहिए, वर्ग 15 का मान कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जो वर्ग 15 होते हैं बच्चों, वर्ग 15 का आयनन एंथैल्पी का मान ज़्यादा होता है वर्ग 16 की तुलना में। फिर से समझिएगा, नहीं समझाया तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वर्ग 15 का जो तत्व है उसकी जो आयनन एंथैल्पी का मान है बच्चों वह ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में? वर्ग 16। जबकि अभी हमने क्या बोला कि बाएं से दाएं की ओर जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। तब तो वर्ग 16 ज़्यादा होना चाहिए, परंतु यहाँ पे ज़्यादा कौन है? वर्ग 15। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप वर्ग 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो बच्चों, जैसे नाइट्रोजन हम ले लेते हैं और ये ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन का 7 होता है और ऑक्सीजन का 8, ठीक है, तो इसका होता है 1s2 2s2 और 2p कितना होता है? 3, 2 2 4 3 7। यहाँ ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों? 1s2 2s2 और 2p क्या होता है बच्चों? 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं नाइट्रोजन में क्या है बच्चों? 2p3 है। नाइट्रोजन में क्या है? 2p3। 2p3 का मतलब p, ये अगर p ऑर्बिटल है बच्चों तो 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे और ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरा हुआ है, आधा ही भरा है बट ये पूरा भरा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाफ फील्ड। क्या है? कंप्लीटली हाफ फील्ड है। जबकि अगर इसमें बात करें बच्चों 2p है, ऑक्सीजन में क्या है बच्चों? 2p4 है। और 2p4 का मतलब है बच्चों कि अगर p ऑर्बिटल है तो 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यह दोनों क्या है? आप देख रहे हो यहाँ पे अयुग्मित है, मतलब पूरी तरह से नहीं भरा हुआ इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा जरूर है बट ये पूरी तरह से नहीं भरा। तो इसीलिए बोलते हैं कि वर्ग 15 के तत्वों का जो आपका आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? तो इसका सिंपल सा कारण है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसमें एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड p ऑर्बिटल होते हैं। p ऑर्बिटल क्या होते हैं? पूर्ण रूप से अर्धभरित होते हैं, पूर्ण रूप से अर्धभरित, आधा ही भरा होता है बट पूर्ण रूप से। जबकि यहाँ पे क्या है? कंप्लीटली फील्ड नहीं होता। आप देख रहे हैं कि अगर 6 भरा होता है तो बोलते हैं कंप्लीटली फील्ड, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है बच्चों? 3 ही इलेक्ट्रॉन भरा है बट पूरी तरह भरा है। यहाँ 4 है बट ये पूरी तरह नहीं है, ठीक है। तो क्यों होगा? तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ग 15 के तत्वों का आयनन एंथैल्पी का मान अधिक क्यों होता है, ठीक है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर क्या होता है? आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि नाइट्रोजन का जो p ऑर्बिटल होता है, ठीक है, या वर्ग 15 में जो p ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? पूर्ण रूप से अर्धभरित होता है, जबकि ऑक्सीजन में या वर्ग 16 के तत्वों के साथ ऐसा नहीं होता है।